Hello everyone, welcome to the online class. I am Gokulesh Upadhyay. Today I am going to explain Economics chapter 2 standard 10th, and the topic name is division of sectors as organized and unorganized. So first of all, just try to know that organized and unorganized. Before explaining, I am trying to tell a story like Kanta and Kamal. सो फॉर कन्वीनियंट इन हिंदी, कांता के बारे में जान लीजिए। वो एक ऑफिस में काम करने वाली महिला हैं जो 9:30 में जाती हैं, 5:30 में आती हैं और हर महीने के अंत में उनको महीना मिलता है। और तो और जब वो रिटायर्ड होंगी तो उन्हें प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलेगा और समय पर अगर बीमार पड़ती हैं तो उन्हें मेडिकल लीव भी मिलेगा और सप्ताह में एक दिन संडे को उन्हें छुट्टी मिलती है। और जब वो छुट्टी होती है तो उनका पैसा नहीं कटता है, मीन्स वो पेड हॉलीडे है। और जब वो ड्यूटी को ज्वाइन की थी तो उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर मिला था, यानी बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से जैसे एक गवर्नमेंट या बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जॉब मिलता है, उसके नॉर्म्स को पूरा फॉलो किया गया, वो ऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन कमल के बारे में कहा गया है जो कांता का पड़ोसी है, जो एक दुकान में काम करता है, किराने की वो दुकान है जो 7:30 सुबह में खुलती है, यानी वो जाता है और रात के 8 बजे तक आता है और उसके पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है सिर्फ महीना मिलने के अलावा। और तो और उसे कोई हॉलीडे नहीं मिलती है वीक का, और तो यहाँ पर उसे कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, अगर बीमार पड़ जाए तो कोई मेडिकल लीव नहीं है, और रिटायर और बाकी चीज़ों की तो कोई बात ही नहीं है। यानी अनऑर्गेनाइज के जॉब का कोई सिक्योरिटी नहीं है, जबकि ऑर्गेनाइज की जॉब का सिक्योरिटी है। आपने ये 2 स्टोरी पढ़ा, एक में जहाँ कांता बिल्कुल निश्चिंत है कि उसकी जॉब पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन वो बीमार पड़ भी जाती है। लेकिन कमल का जहाँ तक सवाल है, उसकी जॉब की कोई गारंटी नहीं है, अगर थोड़ा लंबा बीमार हुआ तो उसे काम से हाथ भी धोना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को हमारे देश के कंपैरिजन में रखा गया है कि देश के ऐसे लाखों ऐसे वर्कर्स हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड में काम करते हैं। ऑर्गेनाइज वाले का जीवन शैली तो बहुत अच्छी है। ऑर्गेनाइज का जहाँ तक सवाल है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। जब बुक के लाइन्स को आप पढ़ेंगे तो कहता है कि वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होता है, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करता है। वो कुछ एक्ट है लाइक फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट है ना, पेमेंट एंड ग्रेच्युटी एक्ट, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, यानी ये बहुत सारे एक्ट को फॉलो करने का काम करता है, सारे प्रोसेस को वो फुलफिल करने का काम करता है। और तो और सबसे बड़ी बात ये है कि इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं गवर्नमेंट रूल्स को इग्नोर कर काम नहीं कर सकते हैं। वर्कर इन ऑर्गेनाइज सेक्टर इंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सबसे बड़ी बात है कि उसके काम को अगर कोई लापरवाह भी है तो निकाल नहीं सकते हैं आप उसे। सबसे बड़ी बात है कि वो फिक्स्ड 8 घंटे का काम है तो 8 घंटे करेगा, अगर 12 घंटे करेगा तो बदले में उसे क्या मिलेगा, ओवर टाइम मिलेगा। यानी जब वो हॉलीडे लेता है तो उसकी पैसा नहीं कटती है, और जब वो रिटायर होगा 60 साल पर तो सैलरी से कुछ पैसा काट के डाला जाता है उसमें, जिसे भविष्य निधि प्रोविडेंट फंड कहते हैं। और ग्रेच्युटी भी मिलता है, मीन्स साल का 10 महीने के बराबर का पैसा सरकार अलग से देती है। अगर वो अपने लीव को बचा के रखता है तो उसे वातावरण बढ़िया मिलता है, पीने का पानी से लेकर वर्किंग एनवायरनमेंट शानदार होती है, पेंशन वगैरह सब मिलता है। ठीक इसके उलट अनऑर्गेनाइज्ड में होता है। अनऑर्गेनाइज्ड में क्या होता है, एक तो उसकी काम की कोई लिमिटेशन नहीं है, गारंटी नहीं है, मेंटल की फिजिकल क्या करना ये भी इतना पता नहीं है, और ड्यूरेशन ऑफ वर्क का भी कोई गारंटी नहीं है। सबसे बड़ी बात है हॉलीडे आप एज ए क्या बोलेंगे काइंड पर निर्भर करता है, दिया तो ठीक है, नहीं तो एक आध दिन मिल सकता है, और ज़रूरत से ज़्यादा अगर बीमार हो छुट्टी लिए तो पेमेंट कटने की पूरी संभावनाएं होती है। और सबसे बड़ी बात, जॉब का कोई सिक्योरिटी नहीं है, कम पैसे पे दूसरा आदमी मिले तो काम से हटा भी दिया जाता है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज्ड वाले एम्प्लॉय से कमाते तो खूब हैं लेकिन उन्हें भरपाई करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। इसीलिए ऐसे लोग जो हैं वो दूसरे की दया पर निर्भर रहते हैं। ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो छोटे छोटे कामों में इंगेज रहते हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे वो डेली वेजेज वर्कर हो।
तो आपने ये देखा, और ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में आप आराम से इसके डिफरेंसेस को निकाल सकते हैं। तो सरकार को क्या करना चाहिए, जो अगला टॉपिक आपको लिखा, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कैसे बचाइएगा आप। तो ये जो पैराग्राफ आपको मिला हुआ है ना, उसमें कोई आंसर नहीं मिलेगा। बचाएंगे सबसे पहले क्या, उसे लोन प्रोवाइड कीजिए ताकि वो काम करने लायक बने, उसे स्किलफुल ट्रेनिंग दीजिए ताकि वो कोई ना कोई नए काम करने के लिए अपने माइंड को तैयार करे। सबसे बड़ी बात है, नरेगा जैसा प्रोग्राम लॉन्च कीजिए ताकि वो अपनी बेसिक नीड और रिक्वायरमेंट को इन कामों के माध्यम से पूरा करे। गांव घरों में टेक्नोलॉजी का डेवलप करिए, मिल लगाइए, इंस्टीट्यूशन लगाइए, ताकि वो देश स्तर पर डेवलपमेंट हो सके। आज यहाँ पर जो स्टोरी दे रहा है, इसमें पहला पैराग्राफ में यही बता रहा है कि आज ज़्यादातर ऑर्गेनाइज जानबूझकर अनऑर्गेनाइज इसलिए बन रहे हैं ताकि उसे परमानेंट सैलरी ना देना पड़े, ताकि वर्कर पर ज़्यादा खर्च ना करना पड़े। वर्कर ज़्यादा कुछ करे तो उसे काम से निकाल कर नए वर्कर को भर्ती करना पड़े, क्योंकि पुराने वर्कर को क्या करना पड़ता है, साल दर साल वेतन बढ़ाना पड़ता है और कल होकर वो परमानेंट करने की बात करता है। इसलिए वर्कर के अर्निंग से जितना कटौती हो सके, ये सारे अनऑर्गेनाइज वाले यही कहते हैं। नतीजा क्या होता है कि उनकी जॉब सिक्योर नहीं होती और जॉब उनकी छूट जाया करती है। 90 के समय में हमारे यहाँ जो अगर देखा जाए तो लाखों लाख ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले लोगों का काम छूट रहा है। जैसे आज कोरोना काल में काफ़ी लोगों का काम क्या हो रहा है, छूट रहा है। तो वहाँ काम करने वाले बहुत ज़्यादा, काम बहुत कम है। तो ऐसे लोग बेचारे काफ़ी एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, इसलिए ऐसे वर्कर को बचाने की भारी ज़रूरत है। एक और आप देख रहे हैं, कहता है ऐसे कौन से लोग हैं जो सबसे ज़्यादा सफ़र करते होंगे। तो अनऑर्गेनाइज लोग में कौन होते होंगे, जो लैंडलेस होते होंगे, एग्रीकल्चरल लेबर होते होंगे, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर होते होंगे, शेयर क्रॉपर्स होते होंगे, आर्टिसंस होते होंगे, छोटे छोटे काम लाइक वीवर, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, गोल्ड स्मिथ, इस तरह के काम करने वाले लोग होंगे। 80% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कम पढ़े लिखे भी लोग होते होंगे। इसलिए उन्हें खेती बाड़ी करने वाले को ना सीड मिलता है, ना एग्रीकल्चरल इनपुट मिलता है, ना लोन मिलता है, ना स्टोरेज फैसिलिटीज़ है। ऐसे करके उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शहर में अगर आते हैं तो अर्बन अनऑर्गेनाइज में कैसे कौन टाइप के लोग मिलेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलाने वाले, कैजुअल वर्कर में काम करने वाले, कंस्ट्रक्शन साइड में काम करने वाले, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले, है ना, रैक पिकर्स हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, है ना। इस तरह से क्या कहा जाता है, जो डेली वेजेस काम करने वाले लोग हैं, ये सभी परेशान हैं। और इस भारत में अगर थोड़ा कास्ट बेसिस पर जाएंगे तो SC एंड ST जो लोअर क्लास के लोग हैं, उनकी हालत तो और भी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि वो सोशली रूप से भी बैकवर्ड है और इकोनॉमिकली रूप से भी बैकवर्ड है, और उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों को सेफ एंड सिक्योर करना अति आवश्यक है। नतीजा क्या है कि अगर इनके प्रति सही तरीके से सही डिसीजन और सही प्लान नहीं बनाया जाएगा तो इनकी सोशल और इकोनॉमिक हालत में सुधार नहीं होगा। और वर्तमान समय में भारत को अगर देखा जाए तो स्थितियाँ अभी भी बहुत नाजुक हैं, क्योंकि देश की सबसे ज़्यादा परसेंटेज अभी भी अनएम्प्लॉयड की श्रेणी में बैठा हुआ है। तो कैसे काम करेंगे, किस तरीके से आगे बढ़ाने का उपाय करेंगे, ठीक है। तो आज आप काम के आधार पर थोड़ा बांट लीजिए। फिलहाल इकोनॉमिक एक्टिविटी के आधार पर हम लोग दो रूप में, है ना, इस सेक्टर को बांट रहे हैं, एक पब्लिक सेक्टर, एक प्राइवेट सेक्टर। दोनों में अगर अंतर पूछेगा तो क्या कहिएगा। पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसका ओन एंड कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, और जो प्रोडक्शन होता है, मूल्य का निर्धारण होता है, वो उन्हीं के हाथ में होता है, और वो पब्लिक वेलफेयरिंग होता है। पब्लिक को एक्सप्लॉइट करने का नेचर नहीं होता है और प्रॉफिट कमाने का भी नेचर नहीं होता है। जबकि प्राइवेट सेक्टर वो होता है जिसका मालिक एक या एक से ज़्यादा आदमी हो सकता है, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव काम करता है। आपको फ़ायदा के लिए वो आपको एक्सप्लॉइट भी कर सकता है। सरकार की अगर सेल बात करें, भेल का बात करें, रेलवे बात करें, वो सब सरकार के दायरे में आता है। जबकि टिस्को है, बजाज है, रिलायंस है, महिंद्रा है, ये सब क्या है, ये सब आपका प्राइवेट सेक्टर में आता है। तो आप सबसे बड़ी बात यहाँ यही कहा गया है कि पब्लिक सेक्टर जो होता है वो पब्लिक की फैसिलिटी का पहले केयर करता है। वो सड़कें बनाएगा, ब्रिज बनाएगा, स्कूल्स बनाएगा, अस्पताल बनाएगा, ताकि देश की जनता को बेहतर सुविधा मिल सके। और यही काम जब प्राइवेट वाला करेगा तो आपसे अच्छी खासी कीमत वसूलेगा। फैसिलिटी तो बढ़ जाएगी, लेकिन आपको इसके लिए हेवी पे करना पड़ेगा। इसलिए आज जो सरकार है आपके देश के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान निभाती है, क्योंकि
प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मोटिव काम करती है और सरकार अगर उसे वेलकम करती है तो वो पैसा तो लगाता है लेकिन बदले में अच्छा खासा आमदनी कमाने का भी ध्यान रखता है। तो आज हम लोग यही बात करने वाले हैं कि प्राइवेट सेक्टर की छोड़ दीजिए, आज देश में जितने भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, चाहे वो रेलवेज की बात करें, ब्रिजेज की बात करें, रोड की बात करें, हार्बर्स की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करें, डैम बनाने की बात करें, ये सारा सरकार में, जिसके लिए हम टैक्स पे करते हैं और सरकार हमसे कुछ हेल्प लेकर, दुनिया से लोन लेकर आपके लिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया। और जिस क्षेत्र में प्राइवेट को सबसे ज़्यादा आमदनी की जो नज़र आती है वो उसमें इन्वेस्ट करता है, इसलिए आज के दौर में उनका इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। इसलिए आज सरकार जो हो क्या कर रही है, अपने देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बेहतर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइवेट वाले को भी वेलकम कर रही है। आज देखिए, कहता है सरकार अगर छोटे उद्योगों को बिजली और पैसा, इन चीज़ों को अगर नहीं देती है तो वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे, नतीजा वो बंद हो जाएंगे। इसीलिए सरकार को चाहिए कि हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सपोर्ट करके और आगे बढ़ाना चाहिए ताकि छोटे स्तर के लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से इन क्षेत्रों में काम कर सकें। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीडीएस चलाई है, राशन की दुकान चलाई है और बहुत कम पैसों में यानी 2 रुपये 3 रुपये में चावल, गेहूं और दूसरे ऐसे सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं जो कि आप 9th क्लास में फूड सिक्योरिटी में सब चैप्टर में पढ़े होंगे। यही नहीं, आज किसान और कंज्यूमर दोनों को सरकार तरह तरह की योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाने का भी काम कर रही है। आज अगर आप देखेंगे, सरकार इन क्षेत्रों में भी काफ़ी काम कर रहे हैं, लेकिन अभी पिछड़ा हुआ, जैसे हेल्थ और एजुकेशन। आज हिंदुस्तान के सबसे बड़ा अगर बात करें, जितने भी बड़े कॉलेजेज हैं, बड़े स्कूल्स हैं, तो सब पहले सरकारी थे और सरकार में ही सबसे योगदान देते थे और अच्छे अच्छे बच्चे निकलते थे। लेकिन आज इन जगहों पर प्राइवेट ने भी जगह ले लिया है, लेकिन फिर भी प्राइवेट वाले बिना पैसा के काम आगे नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन सरकार बिना पैसों के खिला पिलाकर, पैसा देकर छात्रों को एजुकेशन देने का काम कर रही हैं। लेकिन भारत में अभी भी जितना इलिटरेट लोग हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि हेल्थ और एजुकेशन में अभी बहुत हम पिछड़े हैं। अभी हमारे यहाँ अनहेल्दी लोगों की जो भरमार है, इलिटरेट लोगों की भरमार है, इन क्षेत्रों में हमें और भी काम करने की ज़रूरत है। तो आप अगर देखेंगे हेल्थ की बात में, तो भारत में हमने IMR बताया था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कई ऐसे राज्य हैं लाइक उड़ीसा, मध्य प्रदेश, जहाँ 67 और 62 बच्चों का डेथ होता है 1000 बच्चों पर। और भी और देखा जाए तो अभी भी इन क्षेत्रों में हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ह्यूमन डेवलपमेंट हमने बोला था, हेल्थ एंड एजुकेशन, बिहार का ही देख लीजिए, इन क्षेत्रों में हम लोग काफ़ी फीसदी में से एक हैं। आज गांव के गरीब के पास पीने का साफ पानी नहीं है, रहने का स्थान नहीं है और बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं, कभी सूखाग्रस्त हो जाते हैं। तो इनके लिए और इन क्षेत्रों के लिए, क्योंकि इनकी आबादी अभी लगभग 35 से 40% होगी जिन्हें कोई बेसिक सुविधा नहीं है, तो उम्मीद है कि इन क्षेत्रों के लोगों को, सरकार की बात करेंगे कि सरकार देश की इकोनॉमी में क्या रोल प्ले करती है, तो यही बात बताइएगा कि हर एक क्षेत्र में सरकार का योगदान है, प्राइवेट करे या ना करे। आज ग्लोबलाइजेशन हुआ है, हर क्षेत्र में प्राइवेट की एंट्री हुई है, लेकिन आज से 20 साल 30 साल पहले ये सब नहीं था। तो ये सारी बेसिक जो सुविधाएं हैं वो सरकार का दिया हुआ है और उम्मीद है आप जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो और बेहतर से जानेंगे। क्वेश्चंस सेंड कर दिए जाएंगे, पढ़ें और इसको बनाएं। धन्यवाद।